क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के फंडामेंटल्स के बारे में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वो सब कुछ पढ़ेंगे जो भी फंडामेंटल्स होते हैं जो कि आपके आगे के रिएक्ट के जर्नी को स्मूथ बनाने वाला है, वो सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट अगर आपने ये वीडियो देख लिया सो आगे आपको बहुत ही अच्छे से रिएक्ट समझ में आएगा, बिकॉज जो भी फंडामेंटल्स है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है। तो आज का एजेंडा क्या क्या है पहले वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फोल्डर के स्ट्रक्चर के बारे में। जो भी आप वी टैब बनाते हो उसके अंदर कुछ फाइल्स आता है, उस फाइल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा फाइल क्या है और क्यों है। फिर हम बात करेंगे वर्चुअल डॉम और रियल डॉम में क्या डिफरेंस है। फिर उसी के साथ हम यहाँ पे डिफिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, रिकॉन्सिलिएशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे JSX और HTML में क्या डिफरेंस है और JSX के रूल्स के बारे में भी बात करेंगे। फिर हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम चिल्ड्रन प्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, डिफॉल्ट प्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम ये सीखेंगे कि लिस्ट को किस तरीके से रेंडर करते हैं, कोई एरे है उसको कैसे रेंडर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। हम मैप का यूज भी सीखेंगे यहाँ पे। और मैप जो है ना वो बहुत ही जगह यूज होगा रिएक्ट में और हर बार यूज होगा। सो मैप मेथड आप बहुत अच्छे से कर लेना। फिलहाल के लिए मैं जब लिस्ट को रेंडर करूंगा तो आपको मैप मेथड के बारे में बताऊंगा। फिर हम की प्रॉप्स देखेंगे कि की प्रॉप्स क्या होता है। फिर हम इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, इस मॉड्यूल में बताने वाला हूँ ना, वो रिएक्ट का फंडामेंटल है। और इस मॉड्यूल 2 में बस इतना ही बात करेंगे क्योंकि ये रिएक्ट का फंडामेंटल और इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फोल्डर के स्ट्रक्चर को देखना है। अगर हमें फोल्डर स्ट्रक्चर देखना है तो हमें सबसे पहले फोल्डर बनाना पड़ेगा, यानी कि हम एक वी टैब चल के बना लेते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बट स्टिल हर वीडियो में मैं एक नया वी टैब बनाऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। और प्लीज़ आप भी प्रैक्टिस करते रहना, वीडियोस को मूवी की तरह मत देखना, वीडियोस को प्रैक्टिस करते चलना। फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके लिए हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी टैब बना लेते हैं। वी टैब किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने डी ड्राइव में जाऊँगा और आकाश में जाऊँगा, आकाश नाम के फोल्डर में। फिर हम ये क्या लिखते हैं, वी टैब बनाने के लिए सिंपली लिखते हैं npm क्रिएट वीट @latest। ये लाइन तो लिखते ही है ना वी टैब बनाने के लिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये लाइन सबसे पहले लिखेंगे। साथ में आपको यहाँ पे वीट ऐप का नाम देना है, यानी कि जो भी आपके प्रोजेक्ट का, जो भी आपके फोल्डर का नाम होने वाला है वो दोगे। मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ मॉड्यूल 2, क्योंकि हम मॉड्यूल 2 के बारे में बात करें तो मॉड्यूल 2 मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया एंटर। जैसे मैंने एंटर किया ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा। मैं यहाँ पे रिएक्ट को सिलेक्ट करूंगा, साथ में मुझे जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना है तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को करूंगा सिलेक्ट और हमारा वी टैब बन चुका है। हम सिंपली क्या करेंगे, मॉड्यूल 2 में जाएंगे। अब देखो ये वीट से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वीट आपने देखा होगा कितना फास्ट बन रहा है। वी टैब क्रिएट करना बहुत ईजी है, बहुत ही फास्ट है, बट क्रिएट रिएक्ट ऐप से CRA से बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही टाइम टेकिंग भी है, बहुत स्लो प्रोसेस है। सो हम वी टैब को इस्तेमाल करेंगे और यही यूज होते भी है। अब देखो हमने क्या किया, सिंपली मॉड्यूल 2 में एंटर किया और सिंपली लिखा npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल लिखने से क्या होता है, जो भी डिपेंडेंसीज है, जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है वो आपका ऐप के अंदर आ जाता है। किस तरीके से आएगा वो अभी हम फोल्डर स्ट्रक्चर में चल के देखेंगे। जैसे ही हमने npm इंस्टॉल लिखा, एक काम करते हैं, यहाँ पे npm इंस्टॉल ना लिख के हम सबसे पहले फोल्डर में चलते हैं, ताकि वहां पे जब मैं लिखूं और जब हो इंस्टॉल तो आपको दिखे कि क्या इंस्टॉल हुआ है ये लाइन लिखने के बाद। सो सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा कोड डॉट लिखने के बाद ये VS कोड के अंदर खुल जाएगा आपका। सो यहाँ पे आप कुछ फोल्डर्स देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं सिंपली इसको बड़ा करता हूँ। अब देखो एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले मैं टर्मिनल को खोलूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने टर्मिनल खोल लिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे जैसे ही मैं npm इंस्टॉल लिखूंगा, जो कि मैंने वहाँ नहीं लिखा था तो यहाँ लिखता हूँ। npm इंस्टॉल लिखने के बाद आप देखना नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर आएगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर आ चुका है। इस नोड मॉड्यूल्स में क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं। देखो जो भी आपकी डिपेंडेंसीज होगी ना, जो भी आप इंस्टॉल करने वाले हो डिपेंडेंसीज, आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट के अंदर ही यूज करेंगे। जैसे एक सबसे बेसिक सा होता है रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, जो कि हम इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जब पैकेज डॉट जेसन में जाओगे तो इसको मैं हटाता हूँ अभी के लिए। पैकेज डॉट जेसन में आपको डिपेंडेंसीज में आपको रिएक्ट और रिएक्ट डॉम दिख रहा होगा, इसका वर्जन भी आपको साथ में दिख जाता है। सो ये जो डिपेंडेंसीज है ना वो आपको नोड मॉड्यूल्स के अंदर दिखेंगी।
इसका मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। जब मैं यहाँ पे जाऊँगा थोड़ा सा नीचे, IJKLMNOPQRRRR, हाँ, यहाँ पे रिएक्ट और रिएक्ट डॉम दिख रहा होगा। सो ये आपको नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिलेगा। तो जो भी डिपेंडेंसीज होंगी ना, उसका सारा का सारा जो भी समझो कि डिटेल्ड वर्जन, वो आपको नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिलेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर दिखेगा जिसके अंदर SVG है, तो ये कोई काम का नहीं है अभी के लिए। सोर्स देखेंगे, अभी हम सोर्स के बारे में बात करेंगे, बट इसको अभी स्किप करते हैं क्योंकि हम इसको एंड में अभी बात करते हैं। यहाँ पे आपको .git ignore करके एक फाइल मिल रहा होगा। इस फाइल के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा नोड मॉड्यूल्स भी है। क्यों है? गिट इग्नोर का मतलब ये कि जो भी चीजें इसके अंदर लिखा होगा वो गिटहब पे जाने से इग्नोर किया जाएगा। यानी कि कुछ फोल्डर्स, कुछ फाइल्स आप चाहोगे कि वो मुझे गिटहब पे नहीं डालना है, ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस हो सकता है, या फिर हेवी फाइल होगा इस वजह से हो सकता है। जैसे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है ना, बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाता है। सो हम नहीं चाहते हैं कि उसको गिटहब पे अपलोड करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत ही हेवी चीज़ें जाएंगी जो कि सही नहीं है। जब भी किसी कोडर को चाहिए होगा आपके गिटहब पे कोड और नोड मॉड्यूल्स चाहिए होगा, तो सिंपली वो npm इंस्टॉल लिखेगा और वो सिंपली अपने फोल्डर के अंदर, इस ऐप के अंदर ले आएगा नोड मॉड्यूल्स को। इसलिए हम इसको गिटहब पे नहीं डालते, इसलिए हमने गिट इग्नोर के अंदर नोड मॉड्यूल्स को डाल दिया है। दैट्स इट। अब इसके अंदर क्या है, package.json मैंने बता दिया, जो भी डिपेंडेंसीज होंगी वो आएंगी। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं है। index.html जो है, आप ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, बस HTML फाइल है जिसके अंदर हमने एक डिप बनाया जिसका ID मैंने रूट दिया है, और स्क्रिप्ट फाइल के अंदर मैंने बताया है कि main.jsx सोर्स बताया है। तो चलते हैं main.jsx में और देखते हैं। यहाँ पे main.jsx में आप सिंपली देख पा रहे होंगे कि जो भी index.html में था रूट, जिसका आईडी मैंने दिया था, वो यहाँ पे मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद रेंडर का इस्तेमाल करके इस ऐप को रेंडर कर रहा हूँ। इस ऐप के अंदर क्या होगा, इस ऐप के अंदर होगा सिंपली एक कंपोनेंट, इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट। ये जो आपने फंक्शन बना दिया और सिंपली फंक्शन के अंदर कुछ कुछ रिटर्न कर दिया ना, वही होता है कंपोनेंट। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने रिटर्न किया। ये कैसे होता है कंपोनेंट में हम बात करेंगे डिटेल में, सो डोंट वरी। फिलहाल के लिए इस ऐप को हम डिलीट करेंगे अभी के लिए, और index.css को भी डिलीट करेंगे हम, और app.css को भी डिलीट करेंगे। और यहाँ पे जो एसेट्स है ना, एसेट्स के अंदर जो भी आपके इमेज होते हैं, वीडियोस होते हैं, जो भी चीज़ें आपको यूज करना होता है रिएक्ट के अंदर फाइल्स के अंदर से, उस चीज़ को आप यहाँ पे एसेट्स के अंदर डाल सकते हो। सो यहाँ पे सिंपली मैं एसेट्स को भी डिलीट करता हूँ अभी के लिए। एक ही SRC में आपको दिख रहा होगा main.jsx, दैट्स इट। इस main.jsx में मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे h1 के अंदर लिखूंगा हेलो, दैट्स इट। अब मैंने हेलो लिखा तो इसको थोड़ा सा चल के और रन करते हैं। तो जैसे ही मुझे रन करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, npm run dev, ये आपको पता है। उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये ऐप खुल जाएगा। इसके अंदर कुछ एरर्स है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने इंडेक्स को डिलीट कर दिया है, इंडेक्स है ही नहीं तो इंपोर्ट करेंगे क्या, इसको पता ही नहीं है इंडेक्स क्या है, तो भाई इसको हटा दो। उसके बाद हम सिंपली स्ट्रिक्ट मोड को भी हटा चुके हैं। स्ट्रिक्ट मोड क्यों यूज होता है वो हम बात कर लेंगे आगे चल के, बट फिलहाल के लिए हटा देते हैं। उसके बाद हम इस ऐप को हटाएंगे, बिकॉज ऐप को भी हमने नहीं रखा है भाई। तो ऐप को भी नहीं रखा है तो ऐप को तो ऐप के बारे में इसको पता ही नहीं है, तो इसको भी हटाइए। ओके, बस इतना सिंपल सा ये कंपोनेंट बना हुआ है। यहाँ पे सिंपली हमने रेंडर कर दिया है h1 को। अब इसी चीज को कंपोनेंट बना के यहाँ रेंडर करते हैं, जो कि आपने ऐप को रेंडर करता हुआ दिखा था ना, ऐसा ऐसा आपको कुछ दिखा था, ऐप इस तरीके से कुछ दिखा था, यही तो था कंपोनेंट, यही तो था भाई, कंपोनेंट यही होता है। तो हम चल के एक बार बनाते हैं खुद से और फिर यहाँ पे रेंडर हो जाएगा अपने आप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ SRC के अंदर सिंपली क्या करेंगे, एक app.jsx। अब फोल्डर का, अब फाइल का नाम देखो कैसे दे रहा हूं मैं। सबसे पहले जो भी फाइल का नाम है उसका अपर केस से स्टार्ट करना है, आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद साथ में .jsx लगाना कंपलसरी है, .js नहीं लगाना है। रिएक्ट ऐप जब बना रहे थे CRA से, क्रिएट रिएक्ट ऐप से, उसके अंदर आप सिंपली .js भी लिख सकते थे, बट वीट में क्या है, आपको .jsx बताना पड़ेगा अगर JSX आप यूज कर रहे हो। JSX का मतलब क्या है, मैंने बोला कंपोनेंट बनाऊंगा। कंपोनेंट कैसे बनता है इसके बारे में हम बात करेंगे, फिलहाल के लिए मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ सिंपली ऐप लिखूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सिंपली
रिटर्न करूंगा किस चीज को, रिटर्न करूंगा एक div को जिसके अंदर लिखा रहेगा क्या, ऐप। सिंपली इसके अंदर ऐप लिख दूंगा। अब यहाँ एरर क्यों है, बिकॉज यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा इस चीज को। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट और ऐप, इस चीज को मैंने एक्सपोर्ट भी किया क्योंकि जाहिर सा बात है इस ऐप को आपने कहीं यूज किया है। कहाँ यूज किया है, तो यहाँ पे main.jsx में यूज किया है। तो यूज किया है तो आपको यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, और जहाँ पे यूज किया है वहां पे बिना इंपोर्ट किए आप यूज कैसे कर सकते हो, तो भाई आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऐप को। जहां से एक्सपोर्ट करोगे, अगर उस चीज को यूज करना है तो वहां पे इंपोर्ट भी करोगे। जैसे मैंने ऐप को यहाँ से एक्सपोर्ट किया, इसीलिए एक्सपोर्ट किया ताकि मैं जहां भी यूज करना हो, जैसे मुझे main.jsx में यूज करना था तो मैंने सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट किया और इसको रेंडर कर दिया। सो इस तरीके से ये कंपोनेंट बनता है। तो कंपोनेंट हमने कैसे बनाया, सिंपली app.jsx लिखा, कंपोनेंट तैयार हो गया। कंपोनेंट बनता ही कैसे है, सिंपली फंक्शन लिखते हैं और जिसके अंदर कुछ वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पे रिटर्न एक JSX वैल्यू हो रहा है, आप देख पा रहे हो। अब JSX समझते हैं होता क्या है। तो JSX सिंपली लेमैन भाषा में बताऊं तो JSX जावास्क्रिप्ट और HTML का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप एक फंक्शन भी देख रहे हो और यहाँ पे आप रिटर्न के अंदर HTML का एलिमेंट दिख रहा होगा जो कि div के अंदर ऐप लिखा हूँ मैं। सो यहाँ पे दोनों यूज हो रहा है, HTML जावास्क्रिप्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इन सब चीज़ों को हटाता हूँ सबसे पहले। आई होप आपको ये फाइल्स का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कट, यहाँ पे हो चुका है ये। अब हम रियल डॉम वर्चुअल डॉम के बीच में डिफरेंस समझते हैं। देखो, जब भी आपने ये कंपोनेंट बनाया ना तो ये रेंडर हुआ होगा तभी यूआई पे दिखा होगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे यूआई पे दिख रहा है तो कहीं ना कहीं रेंडर हुआ होगा तभी यूआई पे दिखा होगा, ठीक है। सो जब भी आप कुछ चेंजेस करते हो ना कोई डेटा में, सो सबसे पहले क्या होता है, वर्चुअल डॉम ही बनता है। डायरेक्टली रियल डॉम में कुछ भी अपडेट नहीं होगा। जैसे रियल डॉम कहाँ था, देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने रूट बनाया था। यहाँ HTML के अंदर आपको एक रूट दिख रहा होगा, div, ठीक है, रूट आईडी का। इसी के अंदर तो वो ऐप आ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने रूट को सिलेक्ट किया और उसके अंदर रेंडर किया ऐप को, तो उस रूट के अंदर ही तो जा रहा है ना। वो रूट के अंदर डायरेक्टली अपडेट नहीं होगा, पहले वर्चुअल डॉम बनेगा। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी किया, कोई स्टेट बनाया, कोई डेटा को चेंज किया, अगर कुछ भी चेंज किया, जैसे मान लो मैंने H1 के अंदर यहाँ पे लिख दिया हेलो। जैसे मैंने हेलो लिखा, सो इसका पहले वर्चुअल डॉम बनेगा। वर्चुअल डॉम बनने के बाद क्या होगा प्रोसेस, वो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं और इसके नीचे आते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे क्या होगा, एक डॉम बनेगा। आपको पता है डॉम ट्री बनता है, पर अभी के लिए यहाँ पे ट्री बनाने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। फिलहाल के लिए समझो, यहाँ पे है रियल डॉम, यहाँ पे है रियल डॉम, और यहाँ पे है सिंपली एक वर्चुअल डॉम, ठीक है, जो कि बनेगा जब आप कोई भी चेंजेस करोगे तो वर्चुअल डॉम बनेगा। डायरेक्टली रियल डॉम में कुछ भी अपडेट नहीं होगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो वर्चुअल डॉम है बार बार बनेगा, जब भी आप डेटा चेंजेस करोगे, जब भी आप कुछ भी स्टेट में चेंज करोगे तो वर्चुअल डॉम बार बार बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि डिफिंग एल्गोरिदम होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हम डिफिंग एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे। तो ये डिफिंग एल्गोरिदम के थ्रू क्या होता है कि वर्चुअल डॉम और रियल डॉम में कंपैरिजन होता है कि क्या रियल डॉम से वर्चुअल डॉम अलग है, यानी कि अलग है, यानी कि क्या चेंजेज हुआ है कुछ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला जो भी चेंजेज होगा पहले उसका वर्चुअल डॉम बनेगा। वर्चुअल डॉम बनाया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ना वर्चुअल डॉम में, क्योंकि अगर चेंजेस किए हैं तो वर्चुअल डॉम में दिखेगा, रियल डॉम में अभी तो नहीं दिखेगा। मैंने आपको बोला क्योंकि वर्चुअल डॉम बनता है सबसे पहले, तो वर्चुअल डॉम को रियल डॉम से कंपेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ डिफिंग टेक्निक। डिफिंग एल्गोरिथम जो है वो इसका उसका यही काम है, कंपेयर करने का दोनों के बीच। कंपेयर कर लिया, रिकॉन्सिलिएशन, यहाँ जो रिकॉन्सिलिएशन मैंने बताया था, रिकॉन्सिलिएशन के थ्रू जो भी चेंजेस है जो कि वर्चुअल डॉम में है लेकिन रियल डॉम में नहीं है, सिर्फ वही चेंजेस को रियल डॉम में जाके अपडेट करेगा और जाके आपका यूआई फिर चेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि रियल डॉम भी अपडेट हो चुका है। तो रियल डॉम को पूरा का पूरा अपडेट नहीं करेगा, बल्कि वर्चुअल डॉम में जो भी चेंजेस है, जो भी डिफरेंस है, बस उसी को जाके सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज को रियल डॉम में अपडेट करेगा। सो ये था डिफरेंस वर्चुअल डॉम और रियल डॉम के बीच। सो ये भी हमारा हो चुका है कंप्लीट, एंड आप समझ चुके होंगे कि डिफिंग टेक्निक क्या होता है और रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है, मैंने वो भी आपको बता दिया। डिफिंग एल्गोरिदम का काम ही होता है बस वर्चुअल डॉम और रियल डॉम में चेंजेस देखना, क्या डिफरेंस है, ठीक है, जो कि वर्चुअल डॉम में है रियल डॉम में नहीं है, ठीक है। और रिकॉन्सिलिएशन फिर क्या करता है, सिंपली रियल डॉम को भी
जो भी पर्टिकुलर चेंज है उसको रियल डॉम में भी चेंज कर देता है। अब हम बात करते हैं कि JSX और HTML के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैंने यहाँ पे नोट्स भी बनाया है आपके लिए, ताकि आपको बहुत ही आसानी हो जाए पढ़ने में। मैं यहीं से आपको बताऊंगा सिंपली JSX और HTML में क्या डिफरेंस है। ध्यान से समझना, सिंटेक्स का डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि HTML के अंदर प्योर HTML होगा और JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों होगा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट इनसाइड के अंदर HTML के अंदर नहीं होता है जावास्क्रिप्ट, और JSX के अंदर होता है। और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस लिखा है। कर्ली ब्रेसेस क्या है ये हम बात करेंगे कि कर्ली ब्रेसेस कैसे लॉजिक लिखने के लिए, वेरिएबल्स लिखने के लिए काम आता है। सो इस चीज़ को हम देखेंगे जब हम कंपोनेंट बना के काम करेंगे। कंपाइलेशन डायरेक्टली होता है ब्राउजर के द्वारा, डायरेक्टली समझ लिया जाता है इसको। बट यहाँ पे बैबल भैया चाहिए होते हैं। बैबल भैया ही क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं सबसे पहले, तभी आपको यूआई पे अपडेट होता हुआ दिखता है। तो यानी कि JSX कंपाइल्ड होता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग इसके अंदर ऑप्शनल होता है, बट इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। ये क्या है ये भी हम देख लेंगे जब हम करेंगे। और यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट में कुछ बात लिखा है, ये तभी पता चलेगा जब हम इस चीज़ को यूज करेंगे। सो अभी मैं इसको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल के लिए अब रूल्स को देखते हैं और फिर हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो रूल्स क्या क्या है। सबसे पहला रूल्स है, अब देखो इस रूल्स को ना हम करके भी देखेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ करेंगे जरूर। प्रैक्टिकली करने के बाद आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। JSX रूल्स में यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो वन पेरेंट एलिमेंट होगा। JSX मस्ट रिटर्न वन रूट एलिमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भैया देखो, इसका मतलब सिंपली ये है कि आप एक यहाँ पे एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हो। अगर आप सिंपली यहाँ लिखोगे ना, HTML एक और लिखोगे यहाँ पे हेलो, तो ये रिटर्न नहीं करेगा। इसका मतलब यही है कि सिर्फ एक ही रूट एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हो। रूट यानी कि एक ही पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हो। आपने लेकिन दो दो कर दिया, तो इसलिए इसको सही करने के लिए आप एक पेरेंट एलिमेंट बनाओगे और उसके अंदर इसको डाल दोगे, इसके अंदर इसको कट करके और तब डाल दोगे, तब ये भी काम करेगा। आपको दो बार हेलो दिखने को मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब यही है कि एक ही पेरेंट एलिमेंट होगा, जिसको हम रैपर बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इस दोनों एलिमेंट को इसके अंदर रैप किया है। सो आप डायरेक्टली दो एलिमेंट को अलग अलग पेरेंट नहीं बना सकते हो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ऐसे बताया था। इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैं Ctrl Z करता हूँ और फिर देखता हूँ आगे। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूज क्लास नेम इंस्टेड ऑफ क्लास। जब हम क्लास यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे क्लास नेम यूज करते हैं, बल्कि क्लास नहीं यूज करते हैं जब हमें स्टाइलिंग करना होता है। इसके बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ यूज कैमल केस फॉर एट्रीब्यूट्स। जब हम क्लास नेम लिखते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्लास और नेम जो है कैमल केस में है, और बाकी भी जब आप एट्रीब्यूट्स लिखोगे ना, सो आपको देखने को मिलेगा कि आप कैमल केस का इस्तेमाल करोगे। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भी एट्रीब्यूट्स होगा वो कैमल केस में होगा, और जब हम यूज करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है JSX टैग्स मस्ट बी क्लोज। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि जो JSX टैग्स होगा वो सिंपली क्लोज होना चाहिए। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हो कि JSX को सिंपली छोड़ दिए। क्लोज तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जो भी आपने JSX लिखा है उसको क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद JSX कांट रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट साइड बाय साइड विदाउट रैपर। यही मैंने बताया कि साइड बाय साइड आप इस तरीके से नहीं रिटर्न कर सकते हो, आपको एक रैपर बनाना पड़ेगा, इस रैपर के अंदर डालना पड़ेगा। अब ये रैपर कुछ भी हो सकता है। ये रैपर मैंने एक डिव बनाया है, ठीक है। आप इस रैपर को रिएक्ट फ्रैगमेंट के थ्रू भी यूज कर सकते हो। जब मैंने डिव लिखा है ना, तो ये डिव भी इस HTML के अंदर रेंडर हो रहा होगा, इस रूट के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ चल के। जब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, ध्यान से समझना, यहाँ एलिमेंट में जाऊँ अगर, सो यहाँ पे डिव के अंदर आपको एक डिव दिख रहा होगा, जो कि मैंने यहाँ रैपर लिखा है। यहाँ पे जो रैपर लिखा है ना डिव, इस डिव के अंदर दो H1 टैग है। तो यहाँ सबसे पहले जब आप चेक करोगे तो इसके अंदर डिव है, तब H1 टैग है। बट ये डिव तो एक्स्ट्रा हो गया। बट अगर आप चाहते हो कि डिव एक्स्ट्रा ना हो, तो आप सिंपली रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप कुछ मत करो, खाली छोड़ दो। अगर ऐसा मैं करूं तो ध्यान से समझना, एलिमेंट के अंदर डिव के अंदर आपको डायरेक्टली H1 दिखेगा, कोई भी एक्स्ट्रा डिव नहीं दिखेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये था 5th पॉइंट जो कि आपको समझ में आया होगा। मैंने ये 5 पॉइंट को आपको बता दिया JSX के रूल्स को, और इसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये रूल्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। आपको इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ लिखना है।
अब हम यहाँ पे ना कुछ टूल्स को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम कंपोनेंट बनाएँगे और कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ कुछ टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल करेंगे अपन। तो सबसे पहले रिएक्ट का स्निपेट डाउनलोड करना होगा। क्यों डाउनलोड करना पड़ेगा? यहाँ पे ध्यान से समझना। मैं इसको सबसे पहले हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ RAFCE या फिर RFCE लिखता हूँ। जब RFCE लिखोगे तो यहाँ पे ध्यान से समझना, एंटर दबाते ही आपके लिए एक कंपोनेंट जनरेट करके दे रहा है, एक फंक्शन जनरेट हो जा रहा है। सो ये रिएक्ट स्निपेट के द्वारा ही हो रहा है। सो आपको सिंपली क्या करना है, एक्सटेंशन के अंदर जाना है और रिएक्ट स्निपेट लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप रिएक्ट स्निपेट लिखोगे, ये ES7 का जो रिएक्ट नेटिव का स्निपेट है ना, इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना। मेरा इंस्टॉल है, आप सिंपली इंस्टॉल कर लेना, तो ये काम आप भी कर पाओगे। तो इस तरीके से हमने कंपोनेंट बना लिया। तो आप रिएक्ट स्निपेट को इस्तेमाल करो। अब मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज नहीं करके लिखा, तो मैं जैसे ही सेव कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जा रहा है। ठीक है, फॉर्मेट हो जा रहा है डॉक्यूमेंट। इस चीज़ को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली जाओगे और लिखोगे यहाँ पे प्रीटियर। जैसे प्रीटियर लिखोगे ना, आपको यहाँ पे प्रीटियर दिखेगा। इस प्रीटियर को भी इंस्टॉल कर लो। कोड फॉर्मेटर होता है, कोड को आपके फॉर्मेट कर देगा बढ़िया से, आपको कोड बढ़िया दिखेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोड को बहुत ही गंदा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कुछ कुछ कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने जब ये सारा कुछ किया ना, ये बहुत ही भद्दा दिख रहा है। जैसे ही आप कंट्रोल S दबाओगे ना, ये देखो क्या हुआ, ये प्रीटियर ने क्या किया, कोड को फॉर्मेट कर दिया। एक और टूल आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। वो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे सिंपली लिखना है आपको रिएक्ट डेव टूल्स। यहाँ पे रिएक्ट डेव टूल्स क्रोम का एक्सटेंशन है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। जो भी स्टेट होंगे चेंजेस, वो सब कुछ देखने में हमारा एक ट्री की तरह दिखेगा, उसका फ्लो आपको दिखेगा, सब कुछ बहुत कुछ देखने को मिलेगा रिएक्ट डेव टूल्स के अंदर। तो आपको सिंपली ऐड करना है। मेरा रिमूव का ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि मेरा ऐड है। सो आपको भी सिंपली क्या करना है, ऐड कर लेना है। सो ये तीनों डेवलपमेंट टूल्स को आप प्लीज़ इंस्टॉल कर लेना, ताकि आपका काम आसान हो जाए। आप बहुत कुछ इससे करने वाले हो, स्पेशली ये रिएक्ट डेव टूल्स से आप बहुत कुछ देखने वाले हो, बहुत कुछ समझने वाले हो। जब भी आप कोड में फंसोगे तो वहीं इसी का हेल्प लोगे, रिएक्ट डेव टूल्स का ही। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स और प्रॉप्स के बारे में। इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रॉप्स, चिल्ड्रन प्रॉप्स एंड प्रॉप्स को कैसे डीस्ट्रक्चर करते हैं, लिस्ट को कैसे रेंडर करते हैं, उसका मैप का यूज कैसे करते हैं, लिस्ट को रेंडर करने के लिए की प्रॉप्स क्या होता है, ये सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले सीखते हैं कि कंपोनेंट बनाते कैसे। हालांकि अभी तक हमने कंपोनेंट ही बनाया, ये जो ऐप है ये कंपोनेंट ही है। बट फिलहाल के लिए एक और कंपोनेंट बनाते हैं सोर्स के अंदर, और यहाँ पे लिखते हैं home.jsx। दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको पता है स्निपेट होता है, RFCE लिखोगे तो आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा, फंक्शन जनरेट हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन बन रहा है ना, यही तो कंपोनेंट है। तो बस इतना ही कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट को आपको क्या करना है, अगर यूज करना है तो सिंपली जहां भी यूज करना है आप वहां पे जाके इंपोर्ट करोगे और यूज कर लोगे। मैं एक बार डेमो करके दिखाता हूँ। मान लो ये होम है, मैं चाहता हूं कि ये होम को यहाँ पे दिखाऊं, वेब पेज पे दिखाऊं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे होम को क्या करूंगा, यहाँ पे रेंडर कर दूंगा। और अगर मुझे इस होम को app.js में यूज करना है तो मुझे इसे बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये होम कहाँ से आ रहा है। तो ये होम जो है वो होम से आ रहा है। यहाँ .jsx लगाना कंपलसरी नहीं है कंपोनेंट में, आप सिंपली ./home लिख सकते हो। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ आपको यहाँ पे होम देखने को मिल जाएगा वेब पेज पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया कंपोनेंट। बट एक चीज गौर देना कि हमने इसको ऐप में किया है, तो ये जो ऐप है ये पेरेंट बन चुका है और जो होम है वो चाइल्ड बन चुका है। कैसे, बहुत ही डिटेल में समझो। देखो, हमने क्या किया था पहले, इस ऐप में हमने सिंपली ऐसे कुछ लिखा था। ठीक है, हमने कुछ ऐसे लिखा था ऐप। अब ये ऐप को हम इस मेन के अंदर रेंडर कर रहे थे, यहाँ पे इस तरीके से इसको इंपोर्ट किया और इसको यूज किया। जहां यूज कर रहे हैं वो तो चिल्ड्रन हो गया। तो फ्लो को समझो, पेरेंट से चिल्ड्रन की ओर आ रहा है, मतलब कि इस ऐप को मैंने मेन में रेंडर किया तो पहले तो मेन ही चलेगा। तो मेन में उसको ऐप दिखेगा तो सिंपली क्या करेगा, ऐप को यहाँ जो भी दिखेगा इसको ऐप में, उसको सिंपली वेब पेज पे दिखा देगा। बट अब क्या करेंगे हम कि ऐप के अंदर ही सारा का सारा कंपोनेंट को यूज करेंगे। जैसे मैंने होम के बारे में बात किया तो होम को भी यहाँ यूज करेंगे। और फ्लो इसी तरीके से चलेगा कि ऐप जो है वो पेरेंट हो गया और उसके अंदर हम होम यूज कर रहे हैं, इसलिए ये चिल्ड्रन हो गया। मैं इसको आपको एक बार
दिखा देता हूँ कंपोनेंट में चल के, जो कि मैंने आपको रिएक्ट डेवलपर टूल एक इंस्टॉल कराया था एक्सटेंशन को। उसको सिंपली यूज करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर जाना होगा। जैसे ही आप कंपोनेंट्स के अंदर जाओगे आप देख पाओगे कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। देखो ऐप है, ऐप एक पेरेंट है, उसके अंदर क्या है, देखो उसके अंदर खोलने पे क्या दिख रहा है, होम है। तो होम क्या हो गया, चिल्ड्रन हो गया। तो यहाँ पे होम आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कंपोनेंट बना रहे हैं। साथ में हम बात करते हैं प्रॉप्स के बारे में। अब आप चाहते हो कि इस होम कंपोनेंट के अंदर कुछ डेटा है जो कि मैं पास करूं दूसरे कंपोनेंट से, पेरेंट से। पेरेंट इसका क्या है, ऐप है। ऐप के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एट्रीब्यूट पास कर सकते हो, और यही एट्रीब्यूट, यही प्रॉपर्टी होता है प्रॉप्स। दैट्स इट। और इसके अंदर हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे फर्स्ट नेम लिख दिया आकाश, एंड लास्ट नेम लेट्स सपोज लिख देता हूं यहाँ पे सिंह। जैसे मैंने आकाश सिंह लिखा, अब आप ध्यान से समझना। अब आपको अगर यूज करना है इस प्रॉप्स को, आपने पास कर दिया, अब आपको यूज करना है किस में, चिल्ड्रन में। तो चिल्ड्रन कौन है, होम है यहाँ पे। तो होम में जाओ और यहाँ पे सिंपली पैरामीटर के अंदर आप सिंपली प्रॉप्स लिख दो। दैट्स इट। अगर आप प्रॉप्स को प्रिंट कराओगे ना, ध्यान से समझना, अगर आप प्रॉप्स को प्रिंट कराओगे ना, तो आपको प्रॉप्स दिखेगा यहाँ पे। जो भी आपने पास किया इस ऐप डॉट जेएस से, वो आपको इस होम में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, तो प्रॉप्स के थ्रू हमने पास किया और प्रॉप्स को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को अगर एक्सेस करना है तो आप डॉट से एक्सेस कर सकते हो। मैं अगर फर्स्ट नेम लिखूं, अगर यहाँ पे सिंपली फर्स्ट नेम लिखूं, तो मुझे यहाँ पे आकाश प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे मुझे आकाश दिख गया। ये तो रहा प्रॉप्स। अब देखो इसमें और कुछ बात करते हैं प्रॉप्स में। अब हम यहाँ पे थोड़ा चलते हैं कंपोनेंट्स में और इसका इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं। देखो यहाँ पे ऐप है, ऐप के अंदर उसका चिल्ड्रन है होम। अब होम में देखो हमने पास किया था प्रॉप्स, और कायदे से यहाँ प्रॉप्स आ भी गया। यहाँ पे प्रॉप्स में आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिख रहा होगा। सो यही था प्रॉप्स, कि सिंपली आपने ऐप के अंदर से कुछ डेटा अगर पास करना है, तो आप सिंपली उस डेटा को पास कर सकते हो, एंड उसको चिल्ड्रन वाले कंपोनेंट में यूज कर सकते हो एज अ प्रॉप्स। अब यहाँ पे आप गौर से समझना कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैंने प्रिंट कराया था यहाँ पे, आप ध्यान से समझना। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया था कंसोल पे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट को डॉट से हम लोग एक्सेस तो कर सकते हैं, बट क्या हम इस पैरामीटर के अंदर डी स्ट्रक्चर नहीं कर सकते? हमने बात किया था डी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। सो हम फर्स्ट नेम को कैसे डी स्ट्रक्चर करते हैं, सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे, एंड यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे, और यहाँ पे हम सिंपली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यूज कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट कराए तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिख जाएगा। आपको ना एक चीज करना है, स्ट्रिक्ट मोड मैंने जो हटाया था उसको स्ट्रिक्ट मोड में लाना। जब भी आप डेवलपमेंट करो तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मोड में आप रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड को ऑन कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड को ऑन कर लेना है सिंपली, एंड इसके अंदर आपको ऐप को डाल देना है। दैट्स इट। इसके अंदर आपको ऐप को डाल देना है। अब ये चीज हो जाएगा सही। अब यहाँ पे रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज यहाँ पे हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने रिएक्ट को इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे 2 बार आएगा, इसको देख के घबराना नहीं है। हमने स्ट्रिक्ट मोड यूज किया इसलिए ये 2 बार प्रिंट कर रहा है। दैट्स इट। तो ये था प्रॉप्स, कि आपने पेरेंट्स में से कुछ पास किया डेटा, अब उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे आप सिंपली यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको ना एक बात जरूर याद रखना है कि आप प्रॉप्स के प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपली मैंने प्रॉप्स को ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कल को बोलूँ ना कि भाई देख प्रॉप्स डॉट जो फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम जो है ना, उसके प्रॉपर्टी को, उसके नाम को तू चेंज कर और आकाश से कर दे रोहित। जैसे मैं ये काम करूंगा ना, यहाँ पे आपको दिखाएगा कैनॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टीज फर्स्ट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि आप प्रॉप्स को चेंज नहीं कर सकते हो। दैट्स इट। ये प्रॉप्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ रीड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप लंच बॉक्स पैक कराए और मम्मी ने आपको कुछ लंच दिया। अब जब आप स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे ना, तो उस लंच को सिर्फ खोल सकते हो और खा सकते हो। उस लंच को चेंज नहीं कर सकते हो, पराठे से सैंडविच नहीं कर सकते हो। जस्ट लाइक दैट प्रॉप्स में भी यही खेल है। प्रॉप्स को आप एक्सेप्ट करो, प्रॉप्स को आप यूज करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉप्स को आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक और बात आपको ध्यान रखना है कि इस ऐप के अंदर
आपने पास किया एज, तो आप नंबर पास इस तरीके से नहीं कर सकते हो। आपको नंबर को कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही पास करना होगा और फिर जाके यहाँ पे आपको प्रॉप्स के अंदर नंबर मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ एज को। जैसे ही मैंने एज को डी स्ट्रक्चर किया और यहाँ पे अगर मुझे शो करना, तो आपको पता है क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिंपली एज लिख दो, तो आपको यहाँ पे 21 दिख जाएगा। सो आई होप आपको प्रॉप्स में ये सब चीज समझ में आया होगा। अब बात करते हैं चिल्ड्रन प्रॉप्स के बारे में। चिल्ड्रन प्रॉप्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे आपने सेल्फ क्लोजिंग टैग लिखा है ना, होम को इस तरीके से कुछ रेंडर किया ना, तो आप इस तरीके से ना करके आप क्या कर सकते हो, होम को इस तरीके से भी तो कर सकते हो। सो ये काम तो वही करता है, सेम ही काम करेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो होम तो आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको हटाऊं अभी के लिए और यहाँ पे लिखूं होम, सो होम तो आपको दिखेगा, काम तो वही हो रहा है। बट यहाँ पे अगर इसके अंदर, इस दोनों के अंदर अगर आपने कुछ पास किया, कुछ भी पास कर सकते हो। मैंने एक डिव पास किया जिसमें हेलो लिख दिया। सो ये जो डिव है ना, ये भी प्रॉप्स की तरह ही जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे अगर मैं एक्सेप्ट करूं, तो प्रॉप्स की तरह ही जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ आपको, प्रॉप्स को, प्रॉप्स। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रॉप्स किया ना, यहाँ पे आप ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट के अंदर एक चिल्ड्रन नाम का प्रॉपर्टी है और वो चिल्ड्रन की तौर पे आ रहा है। तो इसको मुझे चिल्ड्रन की तरह अगर देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ दिखाने के लिए, मैं लिखूंगा भाई देखो, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करो, प्रॉप्स डॉट क्या करो, चिल्ड्रन करो। तो यहाँ जैसे ही चिल्ड्रन करोगे, तो जो भी इसके अंदर पास किए होगे, वो चीज इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, हेलो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी आप डी स्ट्रक्चर कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली लिखो चिल्ड्रन, और यहाँ पे अगर चिल्ड्रन को मैं प्रिंट कराऊं, तो यहाँ पे आपको चिल्ड्रन दिखेगा, और रेंडर भी कराऊं तो इस तरीके से मैं चिल्ड्रन लिख दूंगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब चीज। सो यहाँ पे जो भी आपने पास किया है वो आ गया। सो आई होप आपको चिल्ड्रन प्रॉप भी समझ में आया होगा। और इस तरीके से हम जो भी प्रॉप्स है उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे मैं एक बार ना आपको इस ट्री में भी दिखा देता हूँ। होम के अंदर जब आप जाओगे, तो यहाँ पे चिल्ड्रन में आपका आ रहा है एक डिव, जो कि हमने पास किया था। सो ये प्रॉप्स के अंदर चिल्ड्रन है और चिल्ड्रन के अंदर वो डिव आ रहा है। आई होप आपको चिल्ड्रन प्रॉप्स और प्रॉप्स समझ में आया होगा। अब हम डिफॉल्ट प्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। डिफॉल्ट प्रॉप्स भी बहुत सिंपल है। मान लो आपने यहाँ पे पास किया इस तरीके से, आ, इस तरीके से आपने लेट सपोज क्लोज कर दिया, और यहाँ पे आपने सिंपली फर्स्ट नेम को पास किया। मैंने किया आकाश, और यहाँ पे लास्ट नेम को किया लेट सपोज सिंह। ठीक है, मैंने आकाश सिंह कर दिया। अब यहाँ पे आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। आपको ये बात पता है कि फर्स्ट नेम को एक्सेप्ट किया एंड लास्ट नेम को एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे मुझे चिल्ड्रन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो ये चीज तो आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से प्रॉप्स आ रहा है। बट मान लो कि आपने क्या किया, एक सेकेंड मुझे कंसोल पे जाना तो पहले। मान लो आपने क्या किया कि यहां से लास्ट नेम को भेजा ही नहीं, लास्ट नेम आया ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बता सकते हो कि देख भाई, अगर लास्ट नेम आया तब तो ठीक है, वो वैल्यू हो जाएगा। अगर लास्ट नेम नहीं आया तो तुम उसको रोहित कर देना। तो जैसे ही आप करोगे, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको रोहित भी दिख जाएगा, यानी कि आकाश एंड रोहित आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही होता है डिफॉल्ट प्रॉप। अगर कोई प्रॉप नहीं आ रहा है, तो वो प्रॉप्स को यहाँ पे डिफॉल्ट रख सकते हो। अगर प्रॉप्स आएगा तो ठीक है, वो यूज हो जाएगा, नहीं आएगा तो ये वाला प्रॉप्स यूज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप लिस्ट को कैसे रेंडर कर सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम मैप का यूज़ सीखेंगे कि किस तरीके से करना है आपको। कोई भी आपके पास डेटा है, तो किस तरीके से आप यूआई पे दिखा सकते हो। सो सबसे पहले मैं इसको क्लियर करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा RFC। अब हम बात करते हैं कि लिस्ट को कैसे रेंडर कर सकते हो और की प्रॉप्स क्या होता है, ये बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो आपने क्या किया, इसको सबसे पहले मैं हटाता हूँ प्रॉप्स को। और यहाँ पे मान लो कि आपने क्या किया, एक एरे बना लिया, नेम्स नाम का एरे बना लिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ नाम रख दिया, लेट सपोज आकाश रख दिया, रोहित रख दिया एंड अंकित रख दिया। ये तीन नाम हमने रख दिया। और यहाँ पे आपको रेंडर करना है तो क्या करना होगा, सिंपली आपको पता है डिव के अंदर अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना होगा। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये नेम्स के ऊपर मैप चलाऊंगा, नेम्स डॉट मैप, और एक एक एलिमेंट उठ के आएगा तो मैं नेम रख देता हूँ।
अब यहाँ नेम्स है और यहाँ नेम है, ध्यान देना। सो एक एक एलिमेंट उठ के आएगा और नेम की जगह यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, एन भी रख सकते हो, डजेंट मैटर। सो मैंने यहाँ रख दिया नेम्स क्योंकि थोड़ा सा मीनिंगफुल लग रहा है। अब यहाँ एरो फंक्शन हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको रिटर्न करना होता है। हमेशा याद रखना इसके अंदर आपको रिटर्न करना है। रिटर्न कैसे करना है, आप इस तरीके से करते हो रिटर्न, इस तरीके से करते हो। क्या करोगे, लिस्ट करोगे जिसके अंदर क्या होगा, नेम होगा, जिसके अंदर नेम होगा, जो भी नेम होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो यहाँ पे आपको वो लिस्ट जो भी था एरे के अंदर वो रेंडर होता हुआ दिख जाएगा। ये इस तरीके से इसलिए दिख रहा है बिकॉज ये छोटा है, ऐसे होगा तो ये सिंपल दिख जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलेगा, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। अब देखो, रिएक्ट को ना पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट के साथ, किस एरे के एलिमेंट को आप डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो या फिर रेंडर कर रहे हो, ये सब कुछ पता होना चाहिए। सो आप ना उसको कुछ ऐसा बताओगे जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए यूनिक एलिमेंट को। सो आइडेंटिफाई करने के लिए इसके अंदर, एरे के अंदर क्या यूनिक बताता है, इंडेक्स। इसका इंडेक्स यूनिक है, 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। इसका इंडेक्स जो है यूनिक है। तो आप सिंपली क्या करते हो, मैप के अंदर आपको पता है कि आप इंडेक्स भी ले सकते हो, और यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिस्ट जहाँ रेंडर कर रहे हो वहां पे सिंपली की नाम का एट्रीब्यूट देके और उसके अंदर आप सिंपली क्या लिख सकते हो, इंडेक्स लिख सकते हो। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये एरर चला गया और यहाँ पे आपको सिंपली लिस्ट रेंडर होता हुआ दिख गया। बट हम जनरली क्या करते हैं, एरे ना यूज करके हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर आईडी देते हैं और आईडी यूनिक होता है, आपको पता है। और उसके अंदर प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता है बिकॉज आईडी आपका फिक्स है। बट एरे के अंदर जब आप एलिमेंट मान लो ये डिलीट करते हो, तो यहाँ से जैसे ही एलिमेंट हटा, तो अब क्या हो गया, रोहित 1 इंडेक्स पे था लेकिन अब ये रोहित 0 इंडेक्स पे आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एरे ना यूज करके यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, जिसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, आईडी दे सकते हैं। आईडी यूनिक होगा। जैसे आईडी हमने 1 दिया, उसके बाद मान लो कि हमने लेट सपोज फर्स्ट नेम दिया आकाश, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया। एंड एक और देते हैं हम, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे 2 दिया और यहाँ पे 3 दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे माई बैड, यहाँ पे कोलोन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दे दिया। अब आप चाहो तो नाम भी चेंज कर सकते हो, लेट सपोज हमने रोहित रख दिया, हमने वही अंकित रख दिया, एक सेकेंड, अंकित रख दिया। अब आपको क्या होगा, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा जो भी होगा। अब यहाँ पे किस तरीके से आपको रेंडर करना है, आपको सिंपली मैप चलाना है। मैप क्यों चलाना है, क्योंकि भाई एरे है, एरे है तो मैप तो चलाना होगा। लेकिन इसके अंदर, इस नेम के अंदर क्या उठ के आएगा, इस नेम के अंदर एक एक एलिमेंट यानी कि एक एक ऑब्जेक्ट उठ के आएगा। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट उठ के आएगा तो उसके अंदर का प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर पाओगे कैसे, आईडी और फर्स्ट नेम से। कैसे कर पाओगे, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे इंडेक्स सबसे पहले हटाते हैं, यहाँ नेम एक एक करके उठ के आएगा। और यहाँ पे जो होगा, सिंपली आप किस तरीके से एक्सेस करोगे, नेम के अंदर एक प्रॉपर्टी है आईडी, की में डाल दोगे, और नेम के अंदर एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम, जिसको आप डाल दोगे। अब देखो जितना भी होगा सबका सब यहाँ पे रेंडर हो गया एक बार में। सो इस तरीके से आप लिस्ट को रेंडर कर सकते हो। और की प्रॉप्स भी मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको यूज करना है। अब एक और चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ना आप यहाँ जो कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हो, इस कर्ली ब्रेसेस को हटा सकते हो। और अगर कर्ली ब्रेसेस हटा रहे हो तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ रिटर्न को भी आपको हटाना पड़ेगा। कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हो तो रिटर्न लगा दो, कर्ली ब्रेसेस हटा रहे हो तो सिंपली क्या करो, इस तरीके से आप रिटर्न को हटा दो। और सेव जैसे ही करता हूँ वैसे ही आप देखो कि ये चीज़ सही हो गया। यहाँ रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। और इवेंट्स के बारे में इसमें ज़्यादा नहीं बात करेंगे, बहुत ही बेसिक बात करेंगे। फिर से मैं इसको हटाता हूँ, RFC करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये कंपोनेंट तैयार हो गया होम। अब हम इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे डिव की जगह एक बटन बनाया होता, डिव की जगह एक बटन बनाया होता और बटन में लिखा होता क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी लिखा होता। और मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे क्लिक हो तो कुछ हो। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक इवेंट लगा सकता हूँ, ऑन क्लिक। आपको क्या करना है, ऑन लिखना है और क्लिक का सी जो होगा वो कैमल केस में होगा, ध्यान रखना कैपिटल होगा। और इस तरीके से जो भी एट्रीब्यूट लिखना है वो कैमल केस में ही लिखना है, मैंने आपको बताया है पहले भी। सो यहाँ पे आपको किस तरीके से करना है, एक फंक्शन बनाना है। मान लो मैंने बनाया हैंडल क्लिक करके,
अब ये हैंडल क्लिक फंक्शन है नहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा। आपको हमेशा रिटर्न के बाहर बनाना है, यानी कि इस कंपोनेंट इस फंक्शन के अंदर बनाना है। सो फंक्शन यहाँ पे मैं बना लेता हूँ हैंडल क्लिक, और मैं एरो फंक्शन बनाता हूँ। और इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड यू क्लिक मी। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया कि यू क्लिक मी। अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा आपको डेट यू क्लिक मी। देखो यू क्लिक मी दिखा रहा है। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से करता हूँ और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है यू क्लिक मी। फिर से करता हूँ यू क्लिक मी, यू क्लिक मी। जितना बार करूंगा उतना बार ये प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे यू होगा, माई बैड। अब इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिख दिया यू क्लिक मी, लेकिन ना रिएक्ट ना एक इवेंट ऑब्जेक्ट भी पास करता है। अब वो सब क्या होता है वो भी बात करेंगे, और बाकी जो भी ऑन चेंज ऑन सबमिट होता है ये सब के बारे में बात करेंगे। टारगेट क्या होता है ये सब कुछ बात करेंगे जब हम फॉर्म के बारे में बात करेंगे या स्टेट के बारे में बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट ही मॉड्यूल होगा। तो उसमें हम अच्छे से बात करेंगे डिटेल में। फिलहाल के लिए मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि कैसे आप क्लिक इवेंट को लगा सकते हो और सिंपली एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो, और यहाँ पे आपने फंक्शन बनाया वो फंक्शन जाके कॉल हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना आपको कॉल इस तरीके से नहीं करना। अगर आपने कॉल कर दिया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। सिंपली ये अपने आप प्रिंट कर देगा। आपने क्लिक नहीं भी किया तो भी प्रिंट कर दिया, मैंने फिर रिफ्रेश किया फिर अपने आप प्रिंट कर दिया। तो कॉल नहीं करना है आपको, सिंपली क्या करना है उस फंक्शन का रेफरेंस देना है। ये जो है ये फंक्शन का यहाँ पे रेफरेंस देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो सिंपली इसको कॉल कर देगा, और यहाँ पे जो भी चीज लिखा होगा इसके अंदर, जो भी लॉजिक लिखा होगा वो लॉजिक काम कर जाएगा। तो इस तरीके से इवेंट्स था। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स को डी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, चिल्ड्रन प्रॉप्स क्या होता है, डिफॉल्ट प्रॉप्स क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, एंड लिस्ट को रेंडर कैसे करते हैं, की प्रॉप्स क्या होता है। बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ों के बारे में हमने बात किया। और ये वीडियो अच्छे से देखना, अगर समझ में आया 70-80% भी समझ में आया बहुत है। और अगर कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट पूछना। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।